वेलोपैथी का पोस्चर डायमेंशन। वेलोपैथी ट्राई पेन बैलेंस। रीढ़ की हड्डी का नियम। लॉ ऑफ स्पाइन। रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। वेलोपैथी का चौथा नियम। लॉ ऑफ स्पाइन। रीढ़ की हड्डी का नियम। रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। हमारा पोस्चर यानी कि मुद्रा हमारे हेल्दी लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और सही मुद्रा का अर्थ है बैठने, खड़े होने, सोने, पढ़ने, लिखने, चलने, दौड़ने या किसी अन्य क्रिया के दौरान शरीर का सही और उचित तरीके से संतुलन। पोस्चर के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, डायनेमिक पोस्चर यानी कि मूवमेंट करते समय। वो पोस्चर जो आप चलने, भागने, झुकने या कोई सामान उठाने के लिए बनाते हैं, डायनेमिक पोस्चर कहलाता है। नंबर 2, स्टैटिक पोस्चर यानी कि स्थिर रहते समय। वो पोस्चर जो आप बैठने, खड़े होने या सोने के लिए जो पोस्चर बनाते हो, वो स्थिर या स्टैटिक पोस्चर कहलाता है। एक हेल्दी शरीर के लिए डायनेमिक और स्टैटिक पोस्चर का सही होना बहुत जरूरी होता है। आपके द्वारा इच्छित या आप जैसा चाहते हो वैसा पोस्चर को बनाने के लिए हमारे शरीर के दो सिस्टम एक साथ कार्य करते हैं। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम या इसे लोकोमोटिव सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में आपके शरीर का मसल सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम साथ मिलकर हमारे शरीर को एक प्रॉपर मूवमेंट वाला शरीर बनाते हैं। आप जो भी काम सोचते हैं, ये सिस्टम उस काम को करने के लिए जो शारीरिक पोस्चर की आवश्यकता हो, उस पोस्चर को बनाए रखने की कोशिश में लगा रहता है। इस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम हमारे दिमाग का एक हिस्सा सेरेबेलम करता है। सेरेबेलम कान के अंदर लगे एक बैलेंसिंग पार्ट वेस्टिब्युलर सिस्टम की सहायता से इनपुट लेकर हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से मसल सिस्टम को कंट्रोल करता है। खराब पोस्चर का सेहत पर असर। आज की हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल ने हमारे सारे काम आसान तो कर दिए हैं, लेकिन इसका सबसे बुरा असर हमारी जीवन की कार्यशैली पर भी पड़ा है। इस आधुनिक जीवन शैली ने हमारा उठना, बैठना और यहाँ तक कि सोने के तौर तरीके तक बदल दिए हैं। इस बैड पोस्चर वाली जीवन शैली ने हमारे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का अलाइनमेंट ही बिगड़ जाता है, जिसके कारण मसल्स को बैलेंस बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण मसल्स ज्यादा थकान का शिकार हो जाती है, जिसको मसल्स फटीग कहते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे गर्दन दर्द, कमर दर्द, कंधा दर्द, घुटना दर्द एवं अन्य जॉइंट पेन। एक अच्छा पोस्चर हमारे शरीर में अच्छे नर्व फ्लो, ब्लड फ्लो, मसल्स बैलेंस को आसान बनाता है। जो व्यक्ति सही और संतुलित पोस्चर रखने की हैबिट बना लेता है, उसका सामना पोस्चरल पेन यानी कि गलत पोस्चर की वजह से आने वाला दर्द से उसे बहुत ही कम होता है। वहीं दूसरी ओर एक गलत पोस्चर की वजह से हमारा शरीर पोस्चरल डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है, जिसका सबसे बुरा असर हमारी स्पाइन पर पड़ता है। जैसे हमारी स्पाइन का कर्व बदल जाता है, जिसका असर नर्वस सिस्टम पर भी होता है। पोस्चरल डिसफंक्शन के कुछ लक्षण नीचे दिए गए हैं। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधों का आगे की ओर झुक जाना, सर में दर्द, मसल्स में नॉट यानी गठान की वजह से होने वाला दर्द, फॉरवर्ड हेड की समस्या, कमर में गड्ढा पड़ जाना या कमर अंदर की ओर झुक जाना, मसल्स फटीग, वेस्टिबुलर सिस्टम की परेशानी जैसे चक्कर आना व अन्य। पोस्चर को सही बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो हम स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। हेल्दी पोस्चर वर्सेस अनहेल्दी पोस्चर में बहुत बड़ी असमानताएं हो सकती है। सामान्य जानकारी के लिए शारीरिक स्तर पर पोस्चर केवल दो प्रकार का मान सकते हैं, एक सही पोस्चर या हेल्दी पोस्चर और दूसरा गलत पोस्चर यानी कि अनहेल्दी पोस्चर। सही पोस्चर या हेल्दी पोस्चर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्वेचर्स ऑफ द स्पाइन। सही पोस्चर वो पोस्चर होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले सभी चार यानी कि 2 लॉर्डोटिक और 2 कायफोटिक कर्व
सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लुम्बर कर्व और सैक्रल कर्व बिल्कुल सही कर्वेचर में हो और शरीर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाइन में हो। स्पाइन में ये कर्व शरीर को लचीलापन और शॉक ऑब्जर्व करने की खूबियां देता है। इन कर्व को सही बनाए रखने के लिए हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के अंदर हमारी मसल्स, टेंडेंट, लिगामेंट, सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे हम सीधे खड़े रह पाते हैं, मनचाहा मूवमेंट कर पाते हैं। हमारी वर्क स्टाइल का हमारी लाइफ स्टाइल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी उठने बैठने की आदत सही नहीं है तो उसका असर हमारे पोस्चर पर पड़ता है। गलत पोस्चर या अनहेल्दी पोस्चर। गलत पोस्चर स्पाइन में मौजूद चारों कर्वों में से कोई एक या एक से अधिक कर्व का अपने सही आकार में न होना गलत पोस्चर कहलाता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स कमजोर व टाइट हो जाती है। वेलोपैथी टिप्स। वेलोपैथी उन लोगों के लिए वरदान है जो बीमारियों से परेशान है। पोस्चरल डिसफंक्शन और पुअर पोस्चर। हमारी स्पाइन में कुदरती तौर पर अंग्रेजी के एस आकार जैसा कर्व पाया जाता है। ये कर्व हमें केवल एक्सरे में नजर आ सकता है। स्पाइन का एक्सरे जब साइड से लिया जाता है, यानी कि लेटरल व्यू, तब हमारी स्पाइन एस कर्व की नजर आती है, और जब एक्सरे आपके सामने से लिया जाता है तब यही स्पाइन बिल्कुल सीधी नजर आती है। जब कभी भी हमारी गलत लाइफस्टाइल, गलत पोस्चर या किसी दुर्घटना की वजह से स्पाइन का ये नॉर्मल कर्व बिगड़ जाता है तो इसे पोस्चर डिसफंक्शन या खराब पोस्चर कहते हैं। इस गलत पोस्चर की वजह से हमारी मसल्स को शरीर का बैलेंस बनाए रखने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि ये गलत पोस्चर थोड़े समय के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यदि ये गलत पोस्चर लंबे समय तक रहे तो हमारी मसल्स, लिगामेंट्स और टिश्यू धीमे धीमे कमजोर होकर खराब होने लगते हैं, जिसका असर हमारे जॉइंट पर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट में कमी आने की वजह से हमारे शरीर का कुदरती लचीलापन चला जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में ऐंठन, दर्द या सूजन का एहसास होने लगता है। वेलोपैथी टिप्स क्या कहती है? रीढ़ की हड्डी का सही आकार, सादा जीवन, उच्च विचार। खराब पोस्चर के कई सामान्य लक्षण हैं: पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, आपके जोड़ों और मांसपेशियों में अचानक से दर्द, मांसपेशियों में थकान महसूस होना, मसल्स नॉट पेन, गोल कंधे या कंधों का आगे की ओर झुक जाना, पोर्टेबिली या इक्टोबिली विकसित हो जाना, नर्व में दबाव की वजह से आने वाला दर्द जैसे साइटिका दर्द, स्लिप डिस्क, वेस्टिबुलर सिस्टम में समस्या जैसे कि चक्कर आ जाना। खराब पोस्चर के प्रकार। नंबर 1, स्वे बैक पोस्चर। स्वे बैक पोस्चर सबसे कॉमन टाइप का खराब पोस्चर है। इस प्रकार के पोस्चर में हमारे पैर की ऊपरी मसल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स ज्यादा ही टाइट हो जाती है और ऊपरी पैर की आगे पाई जाने वाली मसल्स ज्यादा ही खींच जाती है, जिसकी वजह से हमारी पेल्विस बोन आगे की ओर हो जाती है और पीठ पीछे की ओर झुकने लगती है, जिसका बैलेंस करने के लिए हमारे शोल्डर आगे की ओर झुकने लगते हैं, जिसकी वजह से गर्दन थोड़ी आगे की ओर होने लगती है, जिसके कारण हमारे सारे कर्व अपने नॉर्मल आकार में नहीं रह पाते और बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जगह पर बनाए रखने की कोशिश में सारी मसल्स का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। स्वे बैक पोस्चर अक्सर लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठने से और गलत पोस्चर में खड़े होने से हमारी हैमस्ट्रिंग और पीठ की मसल्स टाइट हो जाती है। समय के साथ उन्हें ठीक से स्ट्रेच नहीं किया गया तो वे टाइट और कमजोर मसल्स गलत पोस्चर की वजह से हमारे शरीर का वजन असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसके कारण जोड़ों में अकड़न यानी कि जॉइंट स्टिफनेस आने लगती है, जिससे हमारी स्पाइन अनस्टेबल हो जाती है। स्वे बैक पोस्चर होने के मुख्य कारणों को हटाकर लाइफस्टाइल को ठीक करके व नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। जैसे नंबर 2, हाइपर लॉर्डोसिस पोस्चर। हाइपर लॉर्डोसिस वो पोस्चर होता है जिसमें हमारी स्पाइन में मौजूद कमर का कर्व ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारा पेट आगे की ओर निकलने लगता है,
और हमारे हिप पीछे बाहर की ओर निकलने लगते हैं, जिसके कारण हमारी कमर में गड्ढा नजर आने लगता है। इस लुम्बर हाइपर कर्व की वजह से या कमर में ज्यादा प्रेशर की वजह से कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका नर्व में दबाव आने पर पैरों में सुन्नपन जैसा एहसास हो सकता है। It may affect the sciatica nerve causing a tingling sensation and leg numbness. हाइपरलॉर्डोसिस कर्व में ग्लूट मसल्स व एब्डोमिनल मसल्स कमजोर हो जाती है और इरेक्टर स्पाइन व हिप फ्लेक्सर मसल्स टाइट हो जाती है। हाइपरलॉर्डोसिस कर्व होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत जीवन शैली, मोटापा, ज्यादा हील वाले जूते या सैंडल पहनना। हाइपरलॉर्डोसिस कर्व होने के मुख्य कारणों को हटाकर लाइफस्टाइल को ठीक करके व नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। नंबर 3, कायफोसिस पोस्चर। नेचुरली हमारी स्पाइन के थोरेसिक एरिया में कायफोटिक कर्व पाया जाता है। ये कर्व शरीर की स्थिरता बनाए रखने और सिर का वजन उठाने के लिए काम आता है। जब यह असामान्य हो जाता है और अत्यधिक दिखने लगता है, तब इसे कायफोसिस या कूबड़ या हैंच बैक और राउंड बैक कहा जाता है। कायफोसिस का मुख्य कारण हमारी गलत जीवन शैली और कार्यशैली है, जैसे गलत पोस्चर में बैठकर काम करना, जिसकी वजह से ऊपरी पीठ और गर्दन की मांसपेशियों में असंतुलन हो जाता है। इस पोस्चर में गर्दन की मसल्स और चेस्ट में पाई जाने वाली पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स टाइट हो जाती है। वह कंधों के पीछे और पीठ के ऊपरी हिस्से ट्रेपेजियस, लेटिसिमस, डॉर्सी और रोम्बाइड्स की मसल्स कमजोर और खींची हुई होती है। खराब पोस्चर, बढ़ती उम्र, स्लिप डिस्क या कमजोर हड्डियों आदि के कारणों से कायफोसिस या कूबड़ की समस्या हो सकती है, जिसके कारण चलने व काम करने में दर्द व असहजता हो सकती है। कायफोसिस कर्व होने के कारण को हटाकर लाइफस्टाइल ठीक करके व नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। नंबर 4, फॉरवर्ड हेड पोस्चर। फॉरवर्ड हेड पोस्चर को गलत हैबिट वाला नेक पोस्चर भी कहा जाता है। हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल का सबसे बुरा असर हमारी स्पाइन का सबसे ऊपरी हिस्से पर ही पड़ा है, जिसे सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। ये सर्वाइकल स्पाइन हमारे सिर को संभालने, घुमाने यानी कि रोटेशन में, साइड बेंडिंग में काफी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन ज्यादा देर तक झुककर मोबाइल चलाना, झुककर कंप्यूटर या लैपटॉप पर घंटों काम करना, ज्यादा देर तक लिखा पढ़ी वाला काम करने की वजह से हमारा हेड आगे की ओर झुकने लगता है और हमारे कान हमारे कंधों से आगे की ओर आने लगते हैं, जिसे फॉरवर्ड हेड कहते हैं। फॉरवर्ड हेड पोस्चर हमारी गर्दन की मसल्स पर बहुत अधिक दबाव डालता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन की डीजनरेशन का खतरा बढ़ जाता है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर में कई मसल्स असंतुलित हो जाती है, जैसे नेक फ्लेक्सर और राइहोमॉइड वेसेरेटस एंटीरियर मसल्स कमजोर हो जाती है और दूसरी तरफ पेक्टोरलिस मसल्स व अपर ट्रेपेजियस और लेविएटर स्कैपुला मसल्स टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से कई लक्षण आ सकते हैं, जैसे गर्दन का दर्द, गर्दन की मसल्स का टाइट हो जाना, सिर दर्द, गर्दन में मूवमेंट कम हो जाना, कमर में दर्द, जॉ पेन यानी जबड़े में दर्द, दोनों हाथों में दर्द या सुन्नपन, सर्वाइकल डिस्क में समस्या। फॉरवर्ड पोस्चर होने के मुख्य कारणों को हटाकर लाइफस्टाइल को ठीक करके व नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। इन खराब पोस्चर के अलावा हाई हिपा, हाई शोल्डर, स्क्लोसिस, हेड टिल्ट आदि की भी समस्याएं हमारी स्पाइन के साथ हो सकती हैं, जिससे खराब पोस्चर होने के मुख्य कारणों को हटाकर लाइफस्टाइल को ठीक करके व नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर अपनी पूरी स्पाइन का एक्सरे निकलवा कर व समस्या के अनुसार एक्सरसाइज प्लान बनाना हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है। वेलोपैथी का चौथा नियम, लॉ ऑफ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का नियम। रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। और वेलोपैथी टिप्स क्या कहती है? वो कहती है कि वेलोपैथी में हेल्थ प्रोटेक्शन के सारे इंग्रेडिएंट्स है और उन इंग्रेडिएंट को यूज करने की स्किल भी है। वेलोपैथी स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन शैली का
तीसरा आयाम, वेलोपैथी का माइंड डायमेंशन। माइंड डायमेंशन ऑफ वेलोपैथी। वेलोपैथी ट्राई पेन बैलेंस। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ माइंड डेवलपमेंट। वेलोपैथी मन का नियम। वेलोपैथी द लॉ ऑफ माइंड, यानी ब्रेन जहां होता है माइंड। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार, अनुभव तथा मानसिक प्रक्रियाओं एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि का अध्ययन कराता है। मन का नियम। मन में कभी ना खत्म होने वाली शक्तियां हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता, इन्हें तो केवल दिशा निर्देश दिया जा सकता है। मन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मन क्या है। क्या मन और दिमाग एक ही हैं? क्या मन को देखा जा सकता है? मन को समझने का सबसे आसान उदाहरण है कंप्यूटर में पाया जाने वाला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मन शरीर का सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसा है, जबकि दिमाग शरीर का एक हार्डवेयर ऑर्गन जैसा है। हार्डवेयर को देखा या छुआ जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को देखा या छुआ नहीं जा सकता। शरीर का हार्डवेयर कुदरत द्वारा बनाया गया है और शरीर का सॉफ्टवेयर हम खुद अपने अनुभव से बनाते हैं, जिसे हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के ऑर्गन होते हैं। सभी ऑर्गन अपना अपना काम जानते हैं, लेकिन उसको काम करने के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है। ये सारे सिग्नल्स दिमाग द्वारा दिए जाते हैं और दिमाग को सिग्नल इमोशन के रूप में मन के द्वारा मिलते हैं। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा कोडिंग की जाती है, ठीक वैसे ही हमारे मन की भी कोडिंग बचपन में ही हमारे परिवार और समाज द्वारा और हमारे खुद के अनुभवों से होती है, जिससे हमारे बिलीफ सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा 0 और 1 की होती है, ठीक वैसे ही हमारे मन की भाषा विचारों की होती है और एक विचार विभिन्न शब्दों का समूह होता है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक वैसे ही ब्रेन और मन को कम्युनिकेट करने के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर अपने आप सारे काम नहीं कर सकता, उसे काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो उसे काम करने का सिग्नल दे। ठीक वैसे ही दिमाग एक हार्डवेयर ऑर्गन है, उसे भी दिशा देने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो काम हमारा मन रूपी सॉफ्टवेयर करता है। हमारा दिमाग एक हार्डवेयर की तरह है और दिमाग को शरीर के बाहर क्या हो रहा है उसे समझने के लिए मन जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तन की शक्ति मन है और मन की शक्ति है विचार। अगर ब्रेन वर्सेस माइंड में बात करें तो ब्रेन इज अ फिजिकल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, माइंड इज मेटाफिजिकल। ब्रेन हैज शेप एंड साइज, माइंड हैज नो शेप एंड साइज। ब्रेन हैज वेट, माइंड इज वेटलेस। Brain can be touched. Mind is just like a software. Brain is made up of different cells. Mind is made up of different types of thoughts. Brain health can be affected by bacteria, virus, trauma, etc. Mental health can be affected with negative thoughts, lie, super situations. Emotions is brain's language. Thought is the language of mind. Medication or pills can change your brain chemistry temporarily. Thoughts can change your mind temporarily as well as permanently. अवचेतन मन आपके शरीर का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जैसी कोडिंग होगी वैसा ही रिजल्ट होगा। 100% मन, चेतन मन 10%, अवचेतन मन 90%। चेतन मन 10% है तो उसमें थॉट्स एनालाइजर कंट्रोल हैं, और अवचेतन मन में 90% है तो बिलीफ सिस्टम एज पर आर ऑन डायरेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं हमारा माइंड 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो आइए हम समझते हैं कि हमारा मन और बुद्धि क्या है और ये कैसे काम करता है। नंबर 1 चेतन मन, नंबर 2 अवचेतन मन। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें इच्छा शक्ति यानी विल पावर, याददाश्त यानी मेमोरी, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। अवचेतन मन पूरे दिमाग का 90% होता है,
जिसमें आदतें यानी हैबिट्स, मान्यताएं, बिलीफ्स, भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, मजबूत मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन एटसेट्रा। चेतन मन क्या है? व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? जैसा कि हम जानते हैं, चेतन मन हमारे पूरे माइंड का 10% होता है। चेतन मन एक्टिव माइंड है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई भी कार्य कॉन्सेंट्रेट होकर या ध्यान देकर करते हैं, तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जब हम पहली बार कोई कार्य करते हैं, तो हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती और हम उस कार्य को सोच समझकर और ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जिस माइंड से सोचते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होता है। अवचेतन मन क्या है? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? इसको हिंदी में अवचेतन मन भी कहते हैं। यह हमारे माइंड का 90% भाग होता है। अवचेतन मन वो है जो आपको जीवित रखने के लिए शरीर की भीतरी क्रियाओं को संचालित करता है और आपके बार बार सोचे हुए विचारों को दर्ज करके उन्हें हकीकत में बदलता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है, तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सब काम अपने आप होता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक लगाना है। हमारा अवचेतन मन अपने आप सब कर देता है। जब हम किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो ये विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशंस और फीलिंग्स आती है, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जब हम किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक याद रखते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में याद रहता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अधिक और अद्भुत है। अक्सर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो हमें बस अपने अवचेतन मन को बता देना है। जब हमारे अवचेतन मन को पता चल जाता है कि ये काम करना है, तो अवचेतन मन उस कार्य को करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चेतन मन और अवचेतन मन में संबंध, द रिलेशन बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब आप जाने अनजाने एक ही विचार को अपने अंदर दोहराते हैं, या जब पहली बार कोई घटना, वाकया या कोई बात होती है या बताई जाती है, तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब कॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात कल्पना हो या हकीकत, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी हो, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्गुमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। क्योंकि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में कोई अंतर नहीं कर सकता, उसके लिए सब एक ही है। रोजमर्रा के बहुत से काम हम ऐसे ही अवचेतन मन से करते हैं। जैसे कोई बल्लेबाज तेज रफ्तार बाउंसर को हिट करके छक्का लगाता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी को इसकी आदत नहीं होती, वो चेतन मन या कॉन्शियस माइंड से काम करेगा, तो जब तक उसका हाथ तेजी से आती गेंद को मारने के लिए उठेगा, तब तक तो गेंद उसका जबड़ा तोड़ चुकी होगी। खिलाड़ियों के इसलिए बार बार अभ्यास की जरूरत होती है, ताकि उनके दिमाग में खेल खेलने की प्रक्रिया अच्छे से बैठ जाए। वैसे हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि ये अवचेतन मन से कर रहे हैं। विचार, विचार यानी थॉट, ए लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन माइंड। मानव मन में तर्क वितर्क करके सोचना या समझना। थॉट इज एन एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। What you think and how you think depends on your own belief system. विचार मन की एक विश्लेषण प्रक्रिया है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, कल्पना हो या हकीकत, अच्छी सोच या बुरी सोच हो, लेकिन सोच का परिणाम एक भावना पैदा करता है। और भावना यानी मस्तिष्क की संकेत भाषा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मायने रखती है। एक या एक से अधिक शब्दों का वो समूह जिसका कोई मतलब हो, वो विचार कहलाता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। वेलोपैथी टिप्स क्या कहती है? वो कहती है, सकारात्मक हो या नकारात्मक विचार बने आपकी विश्वास प्रणाली का आधार। रियलिटी एग्जिस्ट इन द ह्यूमन माइंड एंड नोवेयर एल्स।
मन मानव जीवन को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है जो अन्य किसी जीव के पास नहीं है। इंसानों को सोचने और विचार करने की अद्भुत शक्ति मिलने की वजह से आज आप अपने आसपास सब सुविधाओं को देख पा रहे हैं। आई डोंट फिक्स प्रॉब्लम्स, आई फिक्स माई थिंकिंग, देन प्रॉब्लम्स फिक्स देमसेल्व्स। ये कौन कहता है? ये कहते हैं लुइस हे।